मैंने इसके रिस्पॉन्स नहीं भेजे थे क्या तुमने? थिंक मैंने इनके रिस्पॉन्स भेजे थे, और मे बी नॉट, आई डोंट रिमेम्बर। I'll have a look. आपका लास्ट टेस्ट है ना कल, या इसके बाद भी और? Oh, you have bio. Okay. Otherwise, without bio, people, एक और क्या, फिजिकल एजुकेशन? ओके, तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था वेक्टर्स का, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, और रादर कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री। ठीक है, उसमें एसेंशियली क्या करते हैं ना, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एज a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में ज्यादा वो नहीं करते, डील नहीं करते। हम इसको कैसे डील करते हैं ज्यादा? वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, हम हमेशा ये जो क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर के, आपको देखना पड़ेगा, आप देखेंगे कि मोस्टली कॉम्प्लेक्स नंबर के सॉल्यूशंस के लिए हमें आर्गन प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर फॉर्म में आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एज अ वेक्टर फॉर्म कहाँ पे लाई करता है, राइट। और हमने सीखा था कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होता है, यानी ये वाला वैल्यू, वो इसका क्या डिसाइड करता है? लेंथ, राइट। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है बेसिकली? ये जो कोऑर्डिनेट एंगल बनाते हैं थीटा, राइट, ये हम एज अ डायरेक्शन यूज करते हैं। मतलब ये जो वेक्टर बनाया हमने, इसका जो डायरेक्शन है वो हम इस थीटा से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मोस्टली स्लोप, या अगर हमें थीटा पता है तो स्लोप निकाल के कोई और पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इस लाइन में कहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा, ये हमारे मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, यानी लोकस के क्वेश्चन होते हैं। और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, मोस्टली लोकस के हम इक्वेशन निकालेंगे। लोकस कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, अ सर्कल, और एनी अदर कर्व डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। और इसमें एक और चीज होता है कि आप देखना कि लोकस निकालने के लिए हमारे क्वेश्चन मोस्टली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या एक्स वाई, या एक्स प्लस वाई, क्या हो रहा है, देयर इज अ डिले, इन सब में चेंज हो जाता है। एसेंशियली में एक्स एंड वाई के इक्वेशन में डालने होते हैं। ठीक है, इनिशियल जो हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे उस लास्ट टाइम, हम एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं ढूंढ रहे थे, हम टाइप ऑफ फिगर, मतलब वो लोकस क्या बनाता है, डज इट फॉर्म अ लाइन और अ सर्कल, ये सब में हम जा रहे थे। एंड वी वर डीलिंग विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट अगर हमें गिवन है तो वो z का लोकस कैसा दिखेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज हमने नोट किया था कि हमेशा मुझे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इस फॉर्म में दिया होगा। मतलब एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसके वैल्यूज होंगे इस टाइप के 2 + 3 और समथिंग लाइक दैट। और दूसरा होगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे लोकस निकालना है। ठीक है, तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर से हमें z की तरफ हमेशा ट्रैवल करना होगा टू फाइंड द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे बैठा है। इज इट सिटिंग ऑन अ सर्कल और इज इट सिटिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करने के क्या तरीके होते हैं, या तो उसका आर्ग्यूमेंट दिया होगा, या उसका मॉड्यूलस दिया होगा, या दोनों दिए होंगे, या कुछ और कंडीशन दिया होगा। बेसिकली हमें z का लोकस ढूंढना होगा कि z लाई कहाँ पे करता है। एग्जैक्ट z की वैल्यू ढूंढना है ये जरूरी नहीं है। एक्चुअली मोस्टली हम एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू नहीं ढूंढते, मोस्टली हम क्या ढूंढते हैं कि z कहाँ लाई कर रहा है, आई लोकस। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस चैप्टर इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर, जहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे एकदम हार्डकोर, कि
इमेजिनरी पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, उसके बीच के आर्ग्यूमेंट्स क्या है, या उसको लेके जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा बेस लेता है और इसके ऊपर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पूछता है इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है। दैट्स हाउ दिस चैप्टर इज डिफरेंट। इनफैक्ट आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, जब आपको समझ आ जाएगा इमीडिएटली कि उन्होंने ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन पूछा है। अगर आप PYQs करने जाएंगे ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ना आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा ये करना कैसे है। मोस्ट प्रॉब्ली वो ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन होगा। उसमें ऐसे होता है कि आर्ग्यूमेंट हमने चेंज कर दिया, ठीक है, 90 डिग्री से बढ़ा दिया या 90 डिग्री से कम कर दिया, अब बताओ कि जो नया कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा, इस टाइप के, ठीक है। तो उसमें कुछ बेसिक लॉजिक होते हैं जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, वो आराम से हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ा था जो कि हमें आर्ग्यूमेंट गिवन है, उससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है, ये गिवन है कि आर्ग्यूमेंट z माइनस 3 आयोटा और ये उसका आर्ग्यूमेंट वैल्यू है। तो हम पहले क्या करते थे, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से हम z की तरफ मूव करते हैं। तो पहले इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रेस करते हैं। तो ये कहाँ ट्रेस होता है, ये 0 3 होगा, आयोटा के साथ 3 है, मतलब वो y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, और 0 होगा। तो 0 3 यहाँ पे लाई करता है। इस पॉइंट पे हम -3/4, इससे हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं इस एंगल से। तो -3/4 मतलब क्लॉकवाइज होगा इस डायरेक्शन में। तो ये मेरा लोकस होगा। लोकस में हमने पढ़ा था ये रे होता है, जो इनिशियल पॉइंट होता है वो काउंट नहीं होता, उसके बाद एरो का पॉइंट काउंट होगा। तो ये जो पूरा लेंथ है और रे है, इस पे कहीं पे भी z लाई कर सकता है। तो आपका इस टाइप का दिखेगा और उसका आर्ग्यूमेंट ये होगा। ये पढ़ा था मैंने लास्ट क्लास में, याद है ये सबको, ठीक है। अब ये तो आर्ग्यूमेंट गिवन है, तो हम ऐसे अप्रोच करते हैं। व्हाट इफ अगर मॉड्यूलस गिवन है हमें, देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें मॉड्यूलस निकालना है, इरेस्पेक्टिव वो कौन से चैप्टर से कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं x प्लस आयोटा y, तो इसका अगर मॉड वैल्यू निकालना है, वो क्या होता है इसका मॉड वैल्यू, इसका मॉड वैल्यू होता है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मॉड वैल्यू होता है। एसेंशियली हमें यही करना है कि जहाँ पे मॉड दिया है ना, हमें बस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कन्वर्ट करके इक्वेशन लिख देना, वही लोकस का इक्वेशन होगा, ठीक है। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। यू जस्ट रिप्लेस z with this thing and you get the locus. Another way of is to understand it theoretically and then do it, ठीक है। theoretical understanding मैं बहुत emphasize करता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे complicated हो जाएंगे ना क्वेश्चन, तो आपका ये जो रिप्लेस करके करने वाला जो तरीका होता है बहुत कम्बरसम हो जाता है, ठीक है। अगर आप लॉजिकली फिर अप्रोच करेंगे, थियोरेटिकली अप्रोच करेंगे कि कहाँ पे क्या बोल रहा है, तो आप सीधा लोकस आइडेंटिफाई करके उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस पार्ट। ऑल्दो दिस इज नॉट इनकरेक्ट, ये भी करेक्ट है, दोनों सीखना है आपको, ठीक है। बट ये सीखना बहुत आसान है, आपको बस z को इससे रिप्लेस करके बना देना इक्वेशन, ठीक है। आई विल फोकस ऑन द अदर पार्ट, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल ये पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ z। z मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से ट्रैजेक्टरी पे लाई करेगा या कौन से कर्व पे लाई करेगा, उसका लोकस ढूंढना है। और कंडीशन गिवन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 2 है, ठीक है। मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखो कुछ जब मेंशन नहीं होता, मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ट्रैवल करते हैं। तो जब कुछ मेंशन नहीं होता, न्यू जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग से मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको ऐसे लिखना नहीं है। बेसिकली ये ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे मूव कर रहा है, राइट और अगर ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे मूव करे मतलब यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। लेकिन इसका लोकस नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो ये है। याद है कई बार किस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे रहता ओरिजिन पॉइंट, किसी क्वेश्चन में हमने यहाँ पे देखा था, इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस लोकस में लाई करेगा, ऐसे लोकस में लाई करेगा कि अगर हम ये वाला जो डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए, 2। समझ आया? क्योंकि मॉड हमें डिस्टेंस ही देता है उस आर्गन प्लेन में, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर p कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका डिस्टेंस ही मिलता है ना मुझे, ठीक है। तो ओरिजिन से फिक्स डिस्टेंस d पे होना चाहिए। d की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 2 है, राइट। सो अगर फिक्स डिस्टेंस 2 है
तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कहीं पे भी लाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, सब पे फिक्स डिस्टेंस 2 ही होगा। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? इट वुड बी अ सर्कल विद रेडियस 2 रेडियस का सर्कल होगा। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉजिकली विच इज इंपॉर्टेंट, आप डायरेक्टली यहाँ पे z की वैल्यू डाल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट इक्वल टू 2, होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो 2 स्क्वायर, यही आपको मिलेगा। ठीक है, ये था थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, वो था बस फॉर्मूला रिप्लेस कर। ठीक है, बट फॉर्मूला रिप्लेसमेंट मैं और नहीं करूंगा, आप खुद देख लेना, इसके सॉल्यूशंस में दिया हुआ है, मैं सब थ्योरेटिकली कराऊंगा। ओके, बेसिकली फिगर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज बिहेविंग। ये एक और क्वेश्चन देखिए, z प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप की हमेशा z माइनस करके लिखते हैं, राइट। माइनस करने के बाद अंदर का क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3 आयोटा का मॉड इक्वल टू 1, मतलब इसका जो मॉड वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से इनिशिएट होगा, -2 3 से। सो -2 3 कहाँ लाई करेगा, मेरे आर्गुमेंट प्लेन में -2 यानी यहाँ पे और यहाँ पे -2 3, ये सेंटर होगा। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से इनिशिएट होगा और ऐसे जगह पे लाई करेगा कि इसका जो डिस्टेंस वैल्यू है वो हमेशा 1 है। ठीक है, बेसिकली इस पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करना होगा मुझे जिसका रेडियस होगा 1। समझ आया? तो अगर मुझे ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर है ये जो मुझे यहां से मिला और रेडियस 1 है, तो मैं सर्कल का इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं, सर्कल का इक्वेशन तो आई होप याद है, हमने सर्कल्स के चैप्टर में किया। इससे मुझे याद आया हमारा टेस्ट होगा एक स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स का 30th ऑफ नवंबर, या फिर मुझे पूछना है 30th ऑफ नवंबर इज संडे। ठीक है, सैटरडे को आपकी क्लास होती है, राइट, सुबह फिजिक्स की क्लास होती है शायद, राइट। तो आप सैटरडे सेकेंड हाफ देने में कंफर्टेबल हो? इफ यू आर कंफर्टेबल सैटरडे सेकेंड हाफ, आई कैन ओपन द टेस्ट ऑन सैटरडे सेकेंड हाफ, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन गिव इट ऑन संडे ऑल्सो, इट्स अप टू यू। सैटरडे में इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ना कई बार टेक्निकल इश्यूज आ जाता है कि लॉगिन आईडी काम नहीं कर रहा, लिंक काम नहीं कर रहा। सैटरडे को हमारे आईटी टीम अवेलेबल होती है, तो इमीडिएटली सॉल्व हो जाते हैं टेक्निकल इश्यूज। संडे को क्या करते हैं, उनको चेस करना पड़ता है, समटाइम्स देयर अवेलेबल समटाइम्स देयर नॉट, सो इमीडिएट रेजोल्यूशन मिलने के चांसेस कम होते हैं, सैटरडे को ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आई मेक द टेस्ट अवेलेबल एट 2 PM ऑन 29th, दैट इज सैटरडे। जिसको जब देना आप दीजिए, संडे तक मैं ओपन रखूँगा उसको। आई प्रेफर कि आप सैटरडे को दो, सो दैट अगर आपको कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं वी कैन सॉर्ट इट आउट। इज दैट फाइन फॉर एवरीवन? सैटरडे सेकेंड हाफ आई विल ओपन इट। अगर सैटरडे सबने अटेम्प्ट कर दिया तो आई विल क्लोज इट बाय सैटरडे एंड ऑफ डे। अगर नहीं किया, कुछ पेंडिंग है, तो संडे आई विल रीओपन इट। सैटरडे एंड ऑफ द डे क्लोज करके फिर संडे आई विल रीओपन। चलेगा? ओके फाइन, ठीक है, सॉरी जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो ये हमें समझ आ गया, ये लोकस होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पे भी लाई कर सकता है यहाँ पे, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा फिर, इस कंडीशन। गॉट एवरीवन? ओके, अगला देखते हैं। ये देखिए, z माइनस 4 आयोटा इक्वल टू z प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। सबसे पहले काम, z माइनस के फॉर्म में दोनों को लिख लेता हूँ। z माइनस के फॉर्म में पहला तो ऑलरेडी गिवन ही है, 4 आयोटा मॉड। ठीक है, अब इसमें ना मॉड का कोई नंबर नहीं दिया हुआ, उन्होंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर दिया, z प्लस माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। इसको भी मैंने -4 में लिख दिया। अब वो कह रहा है लोकस ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, एक्चुअली ऐसे समझना सही नहीं होगा कि ये और ये इक्वल हो जाए। लोकस ऐसा होना चाहिए जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लाई करे तो ये वाला मॉड वैल्यू और ये वाला मॉड वैल्यू इक्वल हो जाए, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाला इनिशियल पॉइंट कहाँ पे अगर मैं आइडेंटिफाई करूं, ये होगा आयोटा -4 यानी 0,4 होगा ये। समझ आया? 0,4 होगा ये। ठीक है, तो 0,4 हो गया ये।
हाँ नहीं, z माइनस z1 लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। सो माइनस मतलब ये जो बच गया इसके जो वो होंगे ना कोऑर्डिनेट्स वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो ये 0 4 हो गया और ये होगा -3 -4, ठीक है। -3 -4 वुड बी समवेयर -3 -4 यहां पे होगा, समझ आया। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, ये गिवन इनिशियल पॉइंट है, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर से उसके इनिशियल पॉइंट है। हमें z का लोकस ढूंढना है। लोकस का कंडीशन क्या है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बीच का जो डिस्टेंस है वो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। मतलब मान लीजिए ये जो z है ये यहाँ पे कहीं पे अगर लाई करता है तो ये जो डिस्टेंस है इस कॉम्प्लेक्स नंबर से और ये जो डिस्टेंस है कहाँ गया, उस यहाँ ये वाला, या हाँ बता दो। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस जब भी ढूंढना होता है ना, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा सिंपल वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लीजिए मेरा p एक वेक्टर है, p वेक्टर को मैं a वेक्टर से डिनोट करता हूँ, दैट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ p। q को मैं, ये दूसरा वेक्टर है, b से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे pq वेक्टर आइडेंटिफाई करना है कि pq वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो हम कैसे लिखते हैं, pq वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर माइनस i वेक्टर, राइट। बीच में माइनस लिखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z, ठीक है, दूसरा है 4 आयोटा, ठीक है। ये जो z है वो ऐसा दिखता है, जो 4 आयोटा है ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, यहां से यहां तक जाना पड़ेगा और दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर होगा, ठीक है। जस्ट लाइक फिजिक्स में आपने ऐसे वेक्टर्स पढ़े, हम जब मैथ्स में वेक्टर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर वेक्टर अलजेब्रा, तभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये सब तो इवेंचुअली मेंस में जब देने होंगे तो आपके सारे चैप्टर्स हो जाएंगे 11 12 के ना, तो इन चीज़ों का ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बट इसमें फिजिक्स का बेसिक यूज हो रहा है, तो जैसे कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये माइनस क्यों होता है, क्योंकि मुझे पी क्यू वेक्टर की वैल्यू चाहिए होती है, यहाँ पे z1 z2 की वैल्यू चाहिए होगी, इसलिए माइनस होता है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ बीच का जो डिस्टेंस है और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर हो गए, राइट। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कहीं पे ऐसे लाई करेगा कि वो डिस्टेंस हमेशा बराबर हो। बेसिकली मैं अगर ऐसा कोई लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि इसके और इसके सेंटर पॉइंट से जाए, 0 4 और -3 4 का अगर मैं कनेक्ट करूं और ये मान लीजिए उसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट क्या होगा हम निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला से। मिड पॉइंट फार्मूला से होगा 0 -3 यानी -3/2 और 4 माइनस ऑफ -4 यानी 8 यानी 4, राइट। ऐसा दिखेगा। तो अगर मिड पॉइंट से ये कॉम्प्लेक्स नंबर z ट्रैवल कर रहा है यहां से, तो देखिए जैसे कि अगर यहां पे लाई करता है तो ये डिस्टेंस इक्वल है और ये डिस्टेंस भी इक्वल है, समझ आ रहा है। तो z यहां पे लाई करेगा, ये तो पता है इन दोनों के जॉइनिंग मिड पॉइंट पे, बट क्या इसके अलावा कहीं और लाई करेगा? हाँ, ये जो पूरा लाइन है ना विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन विच इज कनेक्टेड, ये इसका लोकस होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वुड बी द लोकस। यहां पे अगर z यहां पे भी लाई करेगा ना तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो भी इक्वल होगा। सो बेसिकली ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दैट इज द z वी आर लुकिंग फॉर। ये z इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कहीं पे भी लाई कर सकता है, तो उससे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से डिस्टेंस बराबर आएगा, ठीक है। तो अभी क्या आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल सकते हैं? इसका मिड पॉइंट मिल गया, मतलब इस पॉइंट से ये लाई पास कर रहा होगा, इसका स्लोप पता चल सकता है मुझे। इसका स्लोप होगा 4 + 4 8 डिवाइडेड बाय 0 8/3, ये इसका स्लोप है। तो इसका स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो -3/8, राइट। तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, y -4 = -3/8 इंटू x + 3/2।
समझ आया? ये हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक इक्वेशन आएगा विच इज द लोकस ऑफ सच अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। थियोरेटिकली समझ आ रहा है? अगर आपको सीधा मैथ्स के टर्म्स में करना होता तो क्या करते, z की वैल्यू डाल दो x स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट और दोनों साइड स्क्वायर करके आंसर निकाल लो, तो आपको उससे भी आंसर आ जाता। बट इसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि जो ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में अगर आप लॉजिकली अप्रोच करेंगे ना बहुत आसान हो जाता है, फिर आप फंसते नहीं है कहीं पे कि ये कहाँ फंस गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये सेम है और इन्होंने इसमें तो माइनस करके दिया हुआ है, तो इसका आप निकाल सकते हैं क्या? निकाल के देखिए इसका लोकस क्या होगा, बताइए। ये आंसर आएगा, ध्यान दीजिए। आया सबको समझ आया? कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस के सवाल कैसे होते। इट्स गुड दैट ये चैप्टर आप करोगे। ये चैप्टर ना बहुत कम इतना सिग्निफिकेंस दिया नहीं जाता, ऑल्दो इससे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर करना एकदम आपको एज देगा दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर। तो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको तो बहुत कोर्स बुक में दिखेगा भी नहीं, या फिर कई में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ही बंद कर दिया जाता है और थोड़ा सा पढ़ा के खत्म कर देते। ठीक है, लेकिन इसका अगर फंडामेंटल क्लियर होना आपका कि इसको आप इमेजिन करके ड्राइंग से, डायग्राम से कर सकते हैं ना, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ अप्रोचिंग दिस क्वेश्चंस। ओके, बट हाँ, कहीं पे अगर आप फंस जाते हैं स्पेशली मॉड्यूलस के क्वेश्चन में, तो फिर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए। कहीं पे अगर लग रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा करना क्या, तो बस सिंपल वो कीजिए। ठीक है, दैट्स अ बैकअप। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन गिवन है, लेट ए एक सेट है। आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी है क्या? पढ़ी हुई ना, सेट तो हमने पढ़ा है। तो सेट क्या होता है पता है आप लोगों को? एक सेट गिवन है, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है, और z डिफाइन कैसा है? z माइनस 1 प्लस आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पहले इतना ही पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बाद में आएंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड है सच दैट, ये जो डेफिनेशन है ना, ये 2 से छोटा और 1 से बड़ा। अब सवाल है, ये जो डेफिनेशन गिवन है, मान लीजिए अभी मैं ग्रेटर नहीं लिखता हूँ, सिर्फ इक्वल टू लिखता हूँ, और राइट साइड वाला मैं ले रहा हूँ इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें मॉड नहीं है बाय द वे, सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा? इसमें हम कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये होगा 1 1, यानी यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है 1 1, राइट। और यहाँ से हम किस तरफ जा रहे हैं? अरे मॉड है, आई एम सॉरी, मॉड है, आई डोंट नो हाउ आई यूज्ड इट। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, मॉड है, आर्गुमेंट कुछ तो होगा, ऐसे कैसे। एनीवेज, तो ये मॉड के साथ है, मतलब
इसमें जो हमने अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो इवेंचुअली सर्कल्स ही बनता है अनलेस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कंपेयर्ड। ठीक है, तो ये सर्कल बनेगा विद रेडियस 2। हाँ ठीक है, 2 बनेगा, तो ये 1 1 है और रेडियस 2 बनेगा। इसका डिस्टेंस यहाँ से 1 है, रेडियस 2 है, तो मतलब ये नीचे तक जाएगा और यहाँ पे भी यहाँ तक जाएगा, यानी कुछ ऐसा दिखेगा सर्कल समवॉट। हाँ, आई एम कमिंग टू दैट। इसलिए पहले मैंने इक्वल टू करके अपना बाउंड्री तो बना लिया सर्कल का। अब लेस देन इक्वल टू मतलब इसके अंदर का एरिया और कुछ नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा मतलब बाहर का एरिया, तो यहाँ पे क्या गिवन है, लेस देन इक्वल टू 2 मतलब इस सर्कल के अंदर का एरिया, वो मेरे रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, बट इसी सर्कल में एक और डेफिनेशन गिवन है, लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कि एक ऐसा सर्कल बनेगा विद सेम सेंटर जिसका रेडियस होगा 1, बाहर वाले का रेडियस कितना है 2। ठीक है, और इसका क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल है, मतलब इसके बाहर के पॉइंट, समझ आया, छोटे सर्कल के बाहर के पॉइंट एंड बड़े सर्कल के अंदर के पॉइंट दोनों का सेंटर सेम है, यानी ये वाले पॉइंट्स। समझ आया सबको? अच्छा, अब ये जो गंदा सा फिगर बना है, एटलीस्ट मैं कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कुछ लिख सकता हूं। देखिए, अब आइडली ये जो सर्कल है ना छोटा वाला, वो इसको टच करते हुए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर 1 1 है और रेडियस भी 1 है, तो इसको टच करते हुए जाना चाहिए छोटा सर्कल, राइट। और बड़ा सर्कल का रेडियस 2 है, तो ये यहाँ पे 1 डिस्टेंस और यहाँ पे 1 डिस्टेंस, यानी ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 1 -1। x की वैल्यू तो सेम ही रहेगी 1 और y की वैल्यू -1 हो जाएगी। ये समझ आया क्या कह रहा हूँ? लेट मी रीड्रॉ इट। ठीक है, सर्कल का सेंटर 1 1 है, इसमें तो डाउट नहीं किसी को, ये 1 1 1। ठीक है, जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस है 2, रेडियस 2 है, मतलब ये डिस्टेंस 1 है, आप लोगों को समझ आ रहा है, और इतना ही डिस्टेंस नीचे जाएगा, यानी ये -1 हो जाएगा y, तो वहां से दूसरा सर्कल बनेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा विद दिस एज सेंटर। ठीक है, सो ये पॉइंट कितना होगा, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से x से 1 ही दूर रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा। चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन जो y वैल्यू है -1 हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 1 एंड -1। ठीक है, दूसरा सर्कल है उसका रेडियस है 1, यानी यहां से यहां तक, तो ये इसको सेंटर बनाएगा और ऐसा कुछ टच करते हुए जाएगा। ये भी ऐसा है, फिर से अजीब सा सर्कल बन गया, बट डील विद इट। यही तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है, ऐसा नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे क्योंकि सेंटर सेम है। ठीक है, अब लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट, b इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू a। ये ध्यान दीजिए, z बिलोंग्स टू a मतलब कि ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर पिक करेंगे जो यहाँ पे डिफाइन किया हमने, उसी में से। ठीक है, उस मतलब ये जो हमने एरिया फाइंड आउट किया ना, इसी में ही वो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, इसके बाहर नहीं लाई कर रहा। और इसका डेफिनेशन क्या है, मॉड ऑफ z 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 1। देखिए, ये भी एक सर्कल और यहाँ पे इक्वल टू है, यानी अंदर बाहर नहीं होगा, एग्जैक्टली जो सर्कमफ्रेंस होगा वही होगा। ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर क्या हो रहा है 1 एंड -1। 1 एंड -1 मतलब देखिए ये वाला पॉइंट ही है, इसका जो सबसे बॉटम पॉइंट है। ठीक है, 1 -1 है और इसका रेडियस क्या है 1। ठीक है, सो यहां से यहां तक जाएगा रेडियस, और कुछ ऐसा सर्कल का होगा, इसको सेंटर लेके। ठीक है, ये 1 -1 इसका सेंटर होगा। समझ आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस कैसे हुआ z का? ठीक है, सो एक मेरा एरिया है जो फर्स्ट पार्ट से ये डॉटेड वाला, और दूसरा एरिया है ये ब्लू वाला, नॉट एरिया, सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर है। ठीक है, और दोनों एक साथ ट्रू होने चाहिए, एंड है, तो एक साथ ट्रू होंगे कब, जब उनका कॉमन एरिया लेंगे। सो कॉमन एरिया क्या आ गया मेरा, ये वाला, ये जो सर्कमफ्रेंस इस ब्लू एरिया में लाई कर रहा है, यानी ये वाला एरिया, ये वाला लाइन और आर्क, ये जो आर्क है ना, दैट इज माय सॉल्यूशन। समझ आ रहा है क्यों?
क्योंकि पहले तो मैंने ये कॉन्सेंट्रिक, ये डोनट जैसा शेप आइडेंटिफाई कर लिया जो कि मेरा सोल्यूशन है। सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन है ये पेरीमीटर, और दोनों का एक साथ सोल्यूशन होगा ये डोनट के अंदर ये वाला पेरीमीटर। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है मेरा। और अब इसमें से क्या मैच करता है? इज द सोल्यूशन एन एम्प्टी सेट? नो। कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स? क्या इसमें 2 ही एलिमेंट है? नहीं, ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कंटेन्स एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स? नहीं। इनफाइनाइट सेट है? हाँ, क्योंकि एक आर्क में कितने पॉइंट्स होते हैं और एक लाइन में और किसी भी कर्व में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये आंसर। गॉट इट? ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आ रहा है आपको? एसेंशियली ज्योमेट्री ही करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स एंड वाई में डेसिफर करके ही सॉल्व करना है। दैट्स द होल पॉइंट, वो डेसिफर करना आना चाहिए बस। अब देखिए, ये गिवन है if z equal to x plus y satisfy this complex number, mod of z minus 2 equal to 0, तो इसको मैं mod of z equal to 2 लिख सकता हूँ। mod of z equal to 2 मतलब सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है, तो ये ऐसा दिखेगा, सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है, यानी ये होगा 2 0, ये होगा 0 2, 0 minus 2, और ये होगा minus 2 0। Is that okay with everyone? इसमें तो डाउट नहीं आया हो? ठीक है। सेकेंड इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे भी बीच में माइनस है, तो मैं उसको RHS में ले जा सकता हूँ। RHS में ले गया तो क्या बनेगा? z माइनस आयोटा मॉड इज इक्वल टू z प्लस 5 आयोटा। हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है अभी। क्या बना था उसमें? लोकस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो रेफरेंस याद रखना जरूरी है, सो दैट यहाँ पे उन चीजों में आपको दिमाग में लगाना पड़े। आपको पता होना चाहिए इसका एक स्ट्रेट लाइन ही आंसर है, इसका आंसर, नॉट इस क्वेश्चन का आंसर, बट इसका आंसर एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? इसका सेंटर क्या है? घबराओ मत, गलत है तो गलत है, उसमें इतना क्या है, बोल दो जो है। सेंटर होगा इसके हिसाब से, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से, यानी 0 1। ठीक है, 0 1 मतलब इसके बीच में यहां पे आएगा। ठीक है, ओके। इसका सेंटर क्या है? 0 minus 5, यानी ये अगर -2 है तो ये और नीचे जाएगा और यहां पे कहीं पे आएगा 0 minus 5। ठीक है, मुझे यहाँ पे सर्कल से इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे क्या इंटरेस्ट है? ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से एक ऐसा मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करना है जो इक्वल डिस्टेंस पे, जिसके मॉड वैल्यू सेम हो, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों पॉइंट्स के इक्वल डिस्टेंस पे। तो वो कैसा होता है? इन दोनों लाइन को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो मेरा क्या होगा? लोकस, उसका इक्वेशन। ठीक है, सो इसका और इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? x तो 0 आएगा, 1 और -5 का आ जाएगा 1 माइनस ऑफ -5 यानी 6, उसका हाफ 3, 0,3 या 0,-3। तो ये प्लस कैसे आ गया फिर? सर वो 0,-2 because मिड पॉइंट के लिए -5 प्लस 1 -5 प्लस 1। ऑलराइट, मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 by 2 होगी, नॉट माइनस, वो डिस्टेंस फार्मूला होता है। ओके, सो ये होगा 1 -5/2 यानी -2। ठीक है, -2 होगा तो यही पॉइंट आ गया, फिर देखिए यही पॉइंट आएगा। ठीक है, और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? ऐसा जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस, यानी ये जो बड़ा सर्कल है इसका इस पॉइंट पे टैंजेंट, यही हमारी इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ही निकालना है ना, इफ सैटिस्फाई दिस देन। अच्छा, इक्वेशन भी नहीं निकालना हमें, ये पॉइंट देखिए, ये फिगर यानी ये सर्कल और इसका लोकस, इसका और इस पॉइंट का जो लोकस है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इन दोनों फिगर में कॉमन पॉइंट क्या हो गया? 0-2, दैट्स द ओनली कॉमन पॉइंट। तो हमें बस ये देखना है कि 0-2 कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
वो हमारा आंसर है। समझ आया क्या कह रहा हूँ? जो हमारा कॉमन पॉइंट आया 0 - 2, विच वन ऑफ इट इज सेटिस्फाइड? किसको सेटिस्फाई कर रहा है? कौन सा? 0 - 2, यानी -2 ये 0 हो गया, ये 4 है। नहीं, y इज -2 ना, 0 यही है, ये आंसर होगा। समझ आया हाउ वी गॉट द आंसर? जो डाउट है किसी को, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखिए, इफ z माइनस आयोटा इक्वल टू 1, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, मॉड गिवन है, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज π/2, देन व्हाट? देन z इज व्हाट? अब बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस कौन सा होगा? यहाँ पे अपेरेंटली लोकस नहीं है, एक पॉइंट ही है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो एक तो उन्होंने मॉड दे दिया और एक इन्होंने आर्ग्यूमेंट भी दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई करेगा, कौन से लाइन पे लाई करेगा या कौन से पॉइंट पे लाई करेगा? तो स्टैंडर्ड हम पहले मॉड से स्टार्ट करते हैं, उसमें एक फिगर मिल जाता है आराम से। मॉड से मुझे क्लियर पता चल रहा है एक सर्कल बनेगा, इसमें तो अब डाउट नहीं है ना, ये सर्कल क्या होगा? सर्कल का सेंटर क्या होगा? 0 1, ठीक है। सो ये मेरा आर्गन प्लेन है, 0 1 लाई करेगा यहाँ पे, और सर्कल का रेडियस कितना है? 1 है, यानी ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है। ओके, ये सर्कल बन गया। दूसरा क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज π/2, यानी मुझे जो कॉम्प्लेक्स नंबर z चाहिए, एक तो इस सर्कल को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और आर्ग्यूमेंट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर π/2 है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी π/2 यहाँ पे आएगा, y एक्सिस पर लाई करेगा। और इफ यू रिमेंबर, हमने जब आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस किए थे तो कैसे हम बनाते थे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब इसको मैं ऑरिजिन से इनिशिएट करूंगा, ठीक है। z -0 + 0 आयोटा ऐसे लिखते हैं ना, तो ऑरिजिन से इनिशिएट होगा और ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि π/2 इस डायरेक्शन में आता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में भी जाएगा और इस सर्कल को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट्स द ओनली पॉइंट वी गेट इज हियर। क्या ये पॉइंट मिलता है मुझे? ये भी तो कॉमन पॉइंट है। बट इफ यू रिमेंबर, जब हम आर्गुमेंट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, जहां से इनिशिएट होता है यानी इनिशियल पॉइंट, उसको हम काउंट नहीं करते, क्योंकि इनिशियल पॉइंट में आके क्या होता है ना, ये वेक्टर पूरा छोटा होकर 0 हो जाता है, तो तुम्हें एंगल ही नहीं मिल सकता दो लाइंस के बीच में, इसलिए इनिशियल पॉइंट हम काउंट ही नहीं करते, उसके बाद का हम काउंट करते हैं। तो कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही आएगा इसमें, और ये z यहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ पे जब लाई करेगा तो ये आर्ग्यूमेंट वाले लोकस को भी सेटिस्फाई कर रहा है और मॉडुलस वाले लोकस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये पॉइंट क्या होगा? 0 1 अगर सेंटर है, ये ऊपर जाएगा तो 0 2 होगा, राइट। और 0 2 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 12, ठीक है। तो 2 आयोटा हमारा आंसर होगा। गॉट इट? अब देखिए यहाँ पे आप इससे इक्वेशन क्रिएट कर सकते थे सर्कल में, और फिर इसको कैसे इंटीग्रेट करते, उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए थियोरेटिकली अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। गॉट इट? ओके। ये आप ट्राई करेंगे एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस में। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है मॉड फॉर्म में और ये आर्ग्यूमेंट गिवन है। बताइए इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है?
एक हो रहा है आप लोगों का? देखिए सबसे पहले जो सर्कल बनाना है उसका सेंटर होगा -3 और 1. इज दैट फाइन? सेंटर -3 और 1 होगा. आर यू एबल टू मेक दैट आउट या शैल आई एक्सप्लेन कैसे होगा? हाँ ना? ओके. सो -3 1 मतलब -3 और 1 यहाँ पे सेंटर आएगा. ओप्स, नॉट हियर. -3 1 ये सेंटर. ओके. सेंटर है. रेडियस कितना है? 4. 4 यानी यहां से गुजरेगा 1 और नहीं 1 नहीं सॉरी ये डिस्टेंस 1 है. 4 है तो यहाँ 3 से गुजरेगा माइनस और यहाँ डिस्टेंस -3 है तो यहाँ 1 से गुजरेगा. ऐसा कुछ सर्कल होगा. ओके. एंड आर्ग्यूमेंट इज π/4. आर्ग्यूमेंट π/4 है. वो भी आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज π/4. z मतलब वापस यहाँ पे आ गया. 0 0 से इनिशिएट करूंगा और ऐसा एंगल होगा π/4. राइट. अगर ये π/4 एंगल है तो क्या मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ? इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा? π/4 एंगल है तो x = y. राइट. क्योंकि इसका स्लोप क्या होगा? tan π/4 विच इज 1 और ये 0 0 से पास कर रहा है. ठीक है. सो 0 0 से पास कर रहा है. स्लोप 1 है तो इक्वेशन हो जाएगा x = y. पॉइंट एंड स्लोप गिवन है. ठीक है. सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x + 3 होल स्क्वायर y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? रेडियस कितना है? 4 स्क्वायर. सर्कल का ये इक्वेशन. इसमें डाउट है किसी को? ओके. x = y पुट कर दो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी. x = y पुट किया या y = x कुछ भी तो x² + 9 + 6x + x² + 1 - 2x = 16. इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा. राइट. क्वाड्रेटिक बनेगा तो सॉल्यूशंस क्या क्या आ रहे हैं? एनीवन? नो वन? 1 and -3 ये सॉल्यूशंस आएंगे x के. नहीं समझ आ रहा क्या क्या कह रहा हूँ? आप लोगों ने कैसे किया फिर? ओके फाइन. सो बेसिकली आप लोगों ने क्या किया कि आपको पता है यहाँ पे कट करेगा कहीं पे. वो पॉइंट कैसे निकाला? हाँ. ये दोनों सेम हाइट पे होंगे कैसे पता? ये जो तुम ड्रॉ कर रहे हो ये इसी हाइट पे मिलेगा जहां पे -3 1 है. ये कैसे पता आप लोगों को? फिगर में ऐसा दिख रहा था इसलिए. ये जो लाइन है आई एग्री ये 45 डिग्री पे ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा. सर्कल को कट करता हो जाएगा तो ये इसका y वैल्यू 1 है. मेरा तो x वैल्यू 1 आया शायद. हाँ. ये x ये 1 डिस्टेंस पे कट करेगा. हाउ डिड यू नो दैट? हाउ डिड यू फिगर इट आउट? ग्राफ पेपर यूज करके ड्रॉ किया गया. आपको इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा तभी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा. राइट. यू गेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कि कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है. सो x की वैल्यू 1 और -3 आएगी. यू हैव टू रिजेक्ट -3. व्हाई? बिकॉज -3 हमारा 4th क्वाड्रेंट में आ जाता है x की वैल्यू. ठीक है. तो यहाँ पे नहीं है. मेरा यहाँ वाला वैल्यू चाहिए होगा. सो x की वैल्यू मैं 1 लूंगा. सिमिलरली साथ साथ y की वैल्यू 1 हो जाएगी. दैट्स हाउ यू गेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एज x + iota y = 1 + iota. ये ठीक है. आई थिंक यू वर लकी कि आपको ऐसा फिगर मिल गया कि यू कैन इजीली मेक इट आउट कि 1 1 है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है. आई एम श्योर ऐसा यू कांट इजीली मेक आउट एवरीथिंग. गॉट इट? सो एसेंशियली व्हाट वी आर डूइंग वी आर सॉल्विंग टू इक्वेशंस इन x and y. इसको x and y में कन्वर्ट करना ही चैलेंज है. वही चैलेंज है. अदरवाइज उसके बाद तो आपको सब आता ही है. दैट्स नॉर्मल अलजेब्रा और रादर नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. नॉट इवन अलजेब्रा. ठीक है. समझ आ गया सबको? आगे बढ़े. देखिए अगेन आई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. नॉट डिफिकल्ट दो.
इफ यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन पूछ के रहा है, यू कैन इजीली डू इट। फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब ये है z का लोकस ढूंढो, या तो एक लाइन होगा या पॉइंट होगा या सर्कल होगा, जो भी होगा, ठीक है। हैविंग लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट मतलब लीस्ट एंगल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, यानी टैन करके जो भी एंगल करेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, नेगेटिव नहीं एक्सेप्टेबल है। लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट सैटिस्फाइंग दिस, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अभी तक तो आपको देख के समझ आ गया ना, ये सर्कल है, ठीक है। सेंटर क्या है बताऊं? 0,5, तो 0,5। रेडियस क्या है? ओ 0,5 इधर आ जाओ, वो 50। रेडियस क्या है? 3 मतलब ये नीचे 0,3 से गुजरेगा सर्कल, यहां से ऐसा कुछ जाएगा, ऐसा, और ऊपर कहाँ कट करेगा? ये 3 डिस्टेंस है, ये भी 3 डिस्टेंस है, तो सॉरी 0,2 से। ये समझ आया? सर्कल नीचे 0,2 से गुजरेगा और ऊपर 0,8 से गुजरेगा, क्योंकि 3 रेडियस है, द रेडियस इज 3, ठीक है। बट सर्कल का इक्वेशन क्या कह रहा है? लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू मतलब अंदर का एरिया, राइट, ये चाहिए मुझे, ये मेरा रेलेवेंट एरिया है। अब फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, हाँ अब सर्कल तो बन गया, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट भी लीस्ट होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। सो कॉम्प्लेक्स नंबर एक तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इस सर्कल का इंटरनल सब सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, और ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए कि उसका आर्ग्यूमेंट लीस्ट हो, यानी जो एंगल बनाएगा वो लीस्ट होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट लीस्ट होगा। जैसे कि tan 15 क्यों, चलो tan 30 की वैल्यू tan 60 से कम होगी, व्हाट इज दिस? 1/√3, दिस इज √3, बीच में आता है tan 45, ये 1 होता है, ये 1/√3 होता है। जैसे जैसे tan का एंगल बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, यानी लीस्ट एंगल पे लीस्ट आर्ग्यूमेंट मिलेगा। और इस फिगर में मैं कैसा आर्ग्यूमेंट ड्रॉ करूं या किस डायरेक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करूं कि मेरा मिनिमम एंगल हो, ये सर्कल पे तो लाई करना चाहिए, और रादर सर्कल के बाउंड्री पे भी नहीं, सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए, इतना तो पता चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा। बट मुझे इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करना है जिससे मुझे आर्ग्यूमेंट लीस्ट मिले, ठीक है। तो क्या मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा, इस एंगल पे जो सर्कल को जस्ट एज पे टच करते हुए जा रहा है, मे भी थोड़ा सा अंदर। समझ आया क्या कह रहा हूं मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूं, ये भी तो अंदर से ही जा रहा है, ऐसा भी एक लास्ट वाला ड्रॉ कर सकता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। लेकिन आर्ग्यूमेंट लीस्ट सिर्फ इसका होगा, इस सब के आर्ग्यूमेंट इस वाले से ज्यादा होंगे, मुझे लीस्ट आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा लीस्ट होना चाहिए, राइट, तभी उसका एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस लीस्ट होगा, दैट इज द आर्ग्यूमेंट। समझ आया? तो विच कॉम्प्लेक्स नंबर एम आई लुकिंग फॉर? दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड नॉट जस्ट दिस, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट एंड सैटिस्फाइंग दिस। तो इसको सैटिस्फाई भी करना चाहिए और लीस्ट भी होना चाहिए, यानी ये वाला पॉइंट होगा। Argument should lie, sorry, complex number should lie on this line which has the least argument and also should lie on this circle, inside of this circle। तो ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जो tangent का टच पॉइंट है, वो समझ आया? जो tangent का टच पॉइंट है वो सर्कल पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है जिसका लीस्ट आर्ग्यूमेंट है। सो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये वाला पॉइंट, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? इस लाइन का इक्वेशन है आपके पास, सर्कल का इक्वेशन है, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। या फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम थोड़ा ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके जो पॉइंट्स है वो थोड़े अलाइंड है, ठीक है। तो ये अगर सर्कल है मेरा, 0 क्या सेंटर था? 0,5, ये सेंटर लेके ऐसे सर्कल ड्रॉ हुआ है, दिस इज 0,2, और जो मैं ड्रॉ करूंगा टैंजेंट वो ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। मुझे ये वाला पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। जब मैं सर्कल के सेंटर से टैंजेंट पे ड्रॉ करता हूं तो क्या डिग्री ड्रॉ होता है? 90 डिग्री। इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं,
ये एंगल क्या है, थीटा, जिसको मुझे मिनिमाइज कर दिया मैंने, मिनिमाइज किया तभी वो टैंजेंट है, और मिनिमाइज नहीं करना है, मिनिमम ही है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 है, तो ये वाला ट्राइंगल देखो आप, ये ओ नहीं सॉरी ओ तो ये है सेंटर ए ले लेते हैं और ये पॉइंट बी ले लेते हैं। ये ए बी ओ में ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जा रहा है। समझ आया, पक्का? ओके, मुझे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढने, बी के कोऑर्डिनेट ढूंढने। ये डिस्टेंस पता है मुझे, ठीक, ये डिस्टेंस पता है, एक्चुअली ये पूरा डिस्टेंस पता है मुझे, ये पूरा डिस्टेंस ही 5 है, यहां से यहां पे ये 3 है, ये 5 है और ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस यानी 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, तो ओबी स्क्वायर मेरा 4 आ जाएगा। समझ आया? ओबी स्क्वायर नहीं, ओबी 4 आएगा। ओबी 4 कैसे है, समझ आया ना? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लेंथ 3 है, इसका हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये बेस 4 आ गया। गॉट इट? अब और क्या कर सकते हैं, ढूंढना क्या है मुझे, बी का कोऑर्डिनेट, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस x होगा, और ये कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो ये वाला डिस्टेंस y होगा। राइट, मुझे ये x और y ढूंढना है, तो अभी मुझे b का कोऑर्डिनेट मिलेगा। ओके, ये थीटा है, ये x है, ये y है, तो x की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये 4 है, ये बेस है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ऑपोजिट के साथ होता है ना, बेस के साथ होता है कॉस, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन हाइपोटेन्यूज, x अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इस ट्राइंगल के लिए 4 है हाइपोटेन्यूज, सो x इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा एंड y वुड बी सेम 4 साइन थीटा हो जाएगा। हाँ या ना, समझ आ रहा है कि नहीं है क्या कह रहा हूँ? सो x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू, बस cos थीटा sin थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। कहाँ से? इस वाले ट्राइंगल से। इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ये है, सो ये एंगल है, तो cos थीटा कितना आ रहा है, cos थीटा वुड बी बेस अपॉन 3/5। 4 इज नॉट हाइपोटेन्यूज ना, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो दिस वुड बी 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा वुड बी, ये थीटा है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो cos थीटा की वैल्यू मैं यहां डाल दे रहा हूं, 4 इंटू 3/5, 4 इंटू 4/5, यानी 12/5, 16/5। ये मेरे x और y के वैल्यूज आ गए, तो ये पॉइंट हो गया 12/5, 16/5। तो अगर ये कोऑर्डिनेट आ गया आर्गन प्लेन में, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 12/5 प्लस आयोटा 16/5। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट ज्योमेट्रिकली, अदरवाइज आप कॉम्प्लेक्स नंबर का अप्रोच लगा के कर ही सकते हैं। इसका आप आराम से इक्वेशन निकाल सकते हैं, आप इसका इक्वेशन इतनी बार निकाल चुके तो x स्क्वायर y स्क्वायर के टर्म्स में इसका इक्वेशन आ जाएगा। लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, स्लोप होगा इसका tan थीटा, एक्चुअली उसकी भी जरूरत नहीं, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट आप निकाल सकते हैं। सेंटर पता है, टैंजेंट का इक्वेशन याद है आप लोगों को, सर्कल है तो एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट कैसे निकल दिखते हैं, यस, t इक्वल टू 0 याद है, टैंजेंट इक्वेशन एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल का टैंजेंट। ठीक है, इस टैंजेंट का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ये सर्कल का सेंटर आपको पता है, तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस मिलेगा, मुझे निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट। आई थिंक ज्योमेट्री इज मच बेटर, वो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ठीक है, एनीवेज यू गेट दिस एज एन आंसर। किसी को डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं? ओके, अब ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे ना एक शेडेड रीजन दिया होगा और उसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या इनइक्वेशन बताना होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे ऑब्वियसली आप शेडेड रीजन का इक्वेशन निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा अजीब सा कर्व बना रखा है, आपको बाय एलिमिनेशन करना होता है। ठीक है, जो ऑप्शन है उसमें से एक एक करके आप एलिमिनेट करते रहिए। तो आप आराम से देखिए, ये एक फिगर दिया है, ये एक पॉइंट दिया है -2, ये दिख रहा है -2, जहां पे ये बेस लाइन है यानी x एक्सिस है और ये दूसरा लाइन है,
-2 पे ये दूसरा लाइन टच कर रहा है, ये लाइन है 4, दिख रहा है आपको, ये पॉइंट बी 4 है और ये है -2, ठीक है। और ये जो ऊपर दूसरा वेक्टर गया है, ये जो यहाँ पे टच कर रहा है दैट इज पॉइंट सी, यहाँ पे सी लिखा है, और ये है 1 + 3√3 अयोटा जहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स दिए हैं और ये एक अजीब सा शेडेड फिगर है। पूछा है शेडेड रीजन इज गिवन बाय विच ऑफ दिस इक्वेशंस, ठीक है। अब इसमें एक चीज जो पता चल रहा है दैट इज दिस सर्कल, ये सर्कल पता चल रहा है जिसका सेंटर ये है और ये सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो ये इसका एक क्या बोल सकते हो, एक पिज्जा स्लाइस हो सर्कल का, दिख रहा है आपको। तो क्या इस सर्कल का मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ? सर्कल का सेंटर पॉइंट है -2, यानी सेंटर पॉइंट को अगर मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो कैन आई राइट इट एज z -2 अयोटा, ये लिख सकता हूँ। -2 अयोटा होगा, नहीं, ये -2 0 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो सिर्फ -2 होगा। ये समझ आया क्या मैं? इसका मॉड वैल्यू शुड बी इक्वल टू दिस, इसका रेडियस, रेडियस कितना देखिए -2 से 4 तक जा रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा -2 से 4 6, ठीक है। तो ये इस सर्कल का इक्वेशन आ गया। ये जो सर्कल अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे ऐसे एक्सटेंड होगा, इसका इक्वेशन समझ आया? सर्कल का इक्वेशन आ गया। बट मुझे सर्कल के बाहर का एरिया चाहिए, बाहर का एरिया चाहिए, मतलब यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, क्या होगा इक्वल टू की जगह? ग्रेटर देन इक्वल टू। गॉट इट? सेंटर ये है, यानी ये हो गया z + 2 mod ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो अभी देखिए ऑप्शंस में क्या क्या मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो है ना हमें कंडीशन, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स गिवन है, तो आर्ग्यूमेंट्स के हम साथ कैसे डील करेंगे? आर्ग्यूमेंट होता है कि जो मेरा वेक्टर है वो शेडेड रीजन में लाई कर रहा है, यानी ये शेडेड रीजन का आर्ग्यूमेंट, इस शेडेड रीजन का आर्ग्यूमेंट मतलब इस एंगल से लेके इस एंगल के बीच में, तो ये मेरा मिनिमम आर्ग्यूमेंट होगा, ये मेरा मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट होगा। ये समझ आ रहा है सबको कि ये जो शेडेड रीजन में जहां पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा, यहाँ लाई करे, यहाँ लाई करे, यहाँ कहीं पे भी करे, उसका मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे आएगा एक्स एक्सिस के साथ, यानी 0 डिग्री, 0 डिग्री पे मुझे मिनिमम आर्ग्यूमेंट मिल रहा है। और मैक्स कितना जाएगा? कुछ एक एंगल होगा, मान लीजिए इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, थीटा जो भी एंगल होगा वो मेरा मैक्स आर्ग्यूमेंट होगा। ये समझ आ रहा है आप सबको? क्या मैं थीटा एंगल निकाल सकता हूँ? गिवन दैट इस लाइन के मुझे 2 पॉइंट्स पता है, एक पॉइंट तो ये देखिए -2 0 है यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे 1 + 3√3 अयोटा, ठीक है। 1 + 3√3 अयोटा है, मतलब 1, हाँ ये देखिए ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में नहीं गिवन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में गिवन है। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? एक रियल नंबर पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, तो इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म होगा 1 और 3√3। समझ आया मैंने कैसे लिखा पॉइंट? कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा आर्गन प्लेन में, ठीक है। ओके, सो अगर ये दोनों पॉइंट पता है तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप वुड बी y2 - y1 x2 - x1, यानी 3√3 - 0 डिवाइडेड बाय 1 - -2, राइट? दिस इज 3√3/3, यानी √3 हो गया। और स्लोप क्या होता है? tan थीटा भी होता है, tan थीटा, राइट? तो अगर tan थीटा √3 है तो थीटा कितना हुआ? 60 डिग्री, यानी π/3, ठीक है। सो इसका मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट π/3 है और मिनिमम आर्ग्यूमेंट 0 है। बट ये ध्यान दीजिए, ये ना कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z + 2 की बात हो रही है, नॉट z। सो दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z + 2, हमने जो कैलकुलेट किया है उसका मैक्सिमम जाएगा π/3
और मिनिमम स्टार्ट होगा 0 से, राइट। सो इक्वल टू ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें मिसप्रिंट है, ये एक्चुअली z+2 होगा। ये वाला मेरा करेक्ट ऑप्शन है, π/3 से छोटा, 0 से बड़ा। गॉट इट? तो हमने शेडेड रीजन का ना ये कुछ एरिया वेरिया कैलकुलेट नहीं किया या फिर इसका कुछ नहीं किया, हमने बस बाहर सर्कल, अंदर सर्कल था वो आइडेंटिफाई कर लिया और इसके एंगल्स आइडेंटिफाई कर लिए कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, और ये हो गया। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये जो मैंने एंगल कैलकुलेट किया है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा बैठा है, z+2। सेंटर ओरिजिन नहीं है, 0 0 यहाँ पे। अगर यहाँ का कैलकुलेट किया होता तो z का होता, यहाँ से कैलकुलेट किया इसलिए z+2। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना, छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ाने से पहले आपको ना एलिप्स का मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आपने कोनिक सेक्शन में जो फर्स्ट टाइप ऑफ कोनिक सेक्शन होता है वो होता है सर्कल्स, उसके बारे में पढ़ लिया। अगले जो टाइप्स ऑफ कोनिक सेक्शंस आएंगे वो आएंगे पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स। ये 3 टाइप्स और पढ़ने वाले आगे जाके। उसका एक कोनिक सेक्शन होता है विच इज कॉल्ड एलिप्स, जो दिखता है ऐसे अंडे जैसा, दिस इज कॉल्ड एलिप्स। ठीक है, इसके ये जो एक्सिस होता है ना, जो बड़ा वाला, इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये जो छोटा वाला होता है इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। ठीक है, अभी बस समझाने के लिए बहुत कुछ रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, मेजर एक्सिस का जो एक साइड का लेंथ होता है ये होता है a, और माइनर एक्सिस को हम b बोलते हैं। जैसे सर्कल का इक्वेशन होता है, इसको हम लिखते हैं x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। इस टाइप से लिखते हैं एलिप्स में। ऑल्दो इसके भी जरूरत नहीं, मैं बस रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। अभी देखिए, सर्कल का टेक्निकली डेफिनेशन क्या होता है आप लोगों को पता है? सर्कल का टेक्निकली डेफिनेशन होता है कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ऐसा ढूंढो कि इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहे। दूसरा पॉइंट ऐसा लोकस होना चाहिए कि ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, दैट इज अ सर्कल। मतलब अगर ये d है तो अगर एक और पॉइंट इधर दे लूँ तो ये भी d होगा, थोड़ा सा बाहर होगा। एक और पॉइंट इधर ले लूँ, ये भी d डिस्टेंस पे होगा। इधर भी ले लूँ, ये भी d डिस्टेंस पे होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बनेगा दैट इज कॉल्ड अ सर्कल। सो टेक्निकली डेफिनेशन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। ये सर्कल का टेक्निकल डेफिनेशन है। सिमिलरली एलिप्स का डेफिनेशन होता है, ये जो मेजर एक्सिस है ना, और ये जो मेजर एक्सिस है, इसमें ना 2 पॉइंट्स बोलते हैं, S और S', ऐसे 2 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट का एक हम रैंडम पॉइंट P ले लेंगे एलिप्स के ऊपर। ठीक है, सो ये डेफिनेशन होता है, ये पॉइंट S से ये पॉइंट का डिस्टेंस और पॉइंट P का S' से डिस्टेंस, यानी PS प्लस PS', इन दोनों डिस्टेंस का सम शुड बी इक्वल टू K। और K क्या होता है? ये जो मेजर एक्सिस का लेंथ है उसके बराबर। ये होता है टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एलिप्स कि S और S' जो इसके 2 वर्टेक्स है, इन दोनों का एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, ये जो डिस्टेंस है वो K के बराबर होगा। फिर K इज द मेजर एक्सिस। ठीक है, अब ये क्यों समझा रहा हूं मैं? आगे जो क्वेश्चन आने वाले ना, उसमें आपको इस टाइप के 2 डिस्टेंस दिए होंगे और यहाँ पे जो K होगा ना, इट विल बी सम काइंड ऑफ कांस्टेंट, सम काइंड ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, और अब ध्यान दीजिए, ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, डू यू रियलाइज दैट? सो अगर PS और PS' यानी ये और ये लेंथ का सम इसके बराबर हो जाता है S' के इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट P है ये इसी लाइन पे लाई करने लगेगा। डू यू रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एक ट्राइंगल है ऐसा,
ठीक है, ये पॉइंट P है और ये S है, ये S डैश है। अगर ये ट्राइंगल वैलिड है तो PS प्लस PS डैश शुड बी ग्रेटर देन SS डैश। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए। PS प्लस PS डैश शुड बी ग्रेटर देन SS डैश। इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए इंस्टेड ऑफ ग्रेटर, अगर ये इक्वल हो जाता है तो बेसिकली जो पॉइंट है ना, इसको हमने खींच के यहाँ पे ले आए, P को यहाँ पे ले आए, तो ही PS और PS डैश SS डैश के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है फिगर? इंस्टेड ऑफ एलिप्स एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है फ्रॉम S टू S डैश। समझ आया? सो अगर आपको PS और PS डैश की वैल्यू जो कांस्टेंट दी हुई है और वो कांस्टेंट SS डैश के बराबर है, यानी इन दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस है, तो इट बिकम्स अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो दो पॉइंट्स के बीच में बंधा हुआ लाइन होता है। ठीक है, लेकिन PS प्लस PS डैश अगर ये डिस्टेंस SS डैश से बड़ा है, यानी ये जो पॉइंट P से हमने PS और PS डैश ड्रॉ किया, इसका जो लेंथ है वो SS डैश से बड़ा है, यानी थर्ड साइड से बड़ा है, तो ये प्रॉपर ट्राइंगल बन रहा है, राइट? और अगर प्रॉपर ट्राइंगल बन रहा है तो ये जो पॉइंट P का लोकस होगा ना, वो एक एलिप्स होगा। ठीक है, बड़ा है तो एलिप्स होगा, प्रॉपर ट्राइंगल बन रहा है तो एलिप्स होगा, बराबर है तो लाइन सेगमेंट होगा। और अगर छोटा है, मान लीजिए PS प्लस PS डैश इज लेस देन SS डैश, मतलब ये पॉइंट ऐसा है कि इन दोनों से छोटा है सम में। क्या ये पॉसिबल भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस पॉइंट को खींच के इसमें ले आ सकते हो, बीच में ला सकते हो, तो वो बराबर हो सकता है, PS और PS डैश SS डैश के इक्वल हो सकता है। बट कहीं पे भी ऐसे ये पॉइंट लाई कर सकता है कि SS डैश से छोटा हो जाए इन दोनों का सम, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है था तो आपको कोई लोकस मिलता ही नहीं है, तो उसको नो लोकस सिनेरियो कहते हैं। ठीक है, सो इसमें जो एलिप्स की अंडरस्टैंडिंग थी वो बस ये डेफिनेशन के लिए था। डेफिनेशन ऑफ एलिप्स इज ऐसा पॉइंट जहां पे दो पॉइंट से सम लेंगे वो हमेशा इक्वल रहेगा, ओ सॉरी नॉट इक्वल, ग्रेटर रहेगा। ग्रेटर रहेगा तो पॉइंट्स कनेक्ट कर लेंगे तो एक एलिप्स बनेगा। ऐसे सारे पॉइंट, मतलब बेसिकली ये पॉइंट अगर यहाँ पे भी लाई करता है ना, तो SP और SP डैश नहीं, SP और S डैश P, इन दोनों का लेंथ अभी भी इक्वल होगा। अगर यहाँ पे लाई करता है, इन दोनों का लेंथ PS और PS डैश SS डैश से बड़ा, मैंने इक्वल का था प्रीवियस में, बड़ा होगा बेसिकली। ये ऐसा फिगर है, ऐसा लोकस है जहाँ पे पॉइंट P हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट्स टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन है? लेट A एंड B बी फिक्स्ड पॉइंट्स एंड PZ मूव्स इन अ प्लेन। मतलब ये SS डैश की जगह यहाँ पे इन्होंने A और B दे दिया, ये दोनों फिक्स पॉइंट्स है, ये मूव नहीं करे, तो A और B का डिस्टेंस फिक्स है। और P ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z मूव्स इन अ प्लेन। ये जो P है ना, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्लेन में मूव कर रहे हैं। Z प्लस Z1 डैश, Z सॉरी नॉट प्लस, माइनस Z माइनस Z1 डैश, मतलब ये मॉड, इसका मॉड वैल्यू है Z माइनस Z1। ये Z है और ये Z1 है, इन दोनों का मॉड डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस प्लस Z माइनस Z2 डैश, ये Z2 है और ये Z है, इन दोनों का डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू K। मान लीजिए कांस्टेंट के बराबर है। अगर ये कांस्टेंट के एग्जैक्टली इक्वल है तो लाइन AB मेरा लोकस बन जाता है, अगर एग्जैक्टली इक्वल है। अगर ये वैल्यू इससे छोटा है यानी K बड़ा है इन दोनों के डिस्टेंस से, तो ये एलिप्स बन जाता है, क्योंकि ये डेफिनेशन ऑफ एलिप्स हो जाता है। ठीक है, और अगर ये वैल्यू इससे छोटा हो जाता है तो कोई लोकस नहीं मिलेगा। ये इन्होंने Z माइनस Z2 के, ये Z1 होगा, Z1 माइनस Z2। समझ आया? थियोरेटिकली थोड़ा बहुत इसके रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा और बेटर समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए लोकस ऑफ Z ढूंढना है एज यूजुअल, Z कहाँ पे लाई करेगा। ये एक उन्होंने डेफिनेशन दिया है Z माइनस 1 प्लस Z प्लस 1। अच्छा, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, Z माइनस 1। Z माइनस 1 मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कहाँ से स्टार्ट होगा? Z माइनस 1 है तो कहाँ से स्टार्ट होगा?
हाँ 1,0 क्यों? क्योंकि ये 1 है वो रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, यानी 10 से स्टार्ट होगा 10। और दूसरा नंबर क्या है z+1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होगा -1 0। ठीक है, दोनों सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है बाय द वे, ये z है, दोनों सेम है, हमें z का लोकस बनाना है। तो हमें पता है z-1 यानी z अगर यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, मान लीजिए z-1 मतलब ये डिस्टेंस, और दूसरा है z+1 यानी ये वाला डिस्टेंस, ये मान लीजिए d1 है और ये d2 है, यानी d1 + d2 ये कह रहा है 2 के बराबर है, इट इज इक्वल टू 2। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 2 के बराबर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? -1 0 और 1 0 के बीच का डिस्टेंस 2 है। दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 2, यानी ये जो है, और अगर मैं इसको s और s' ले लूं, s' भी 2 के बराबर है, राइट? सो s' 2 के बराबर है, ये वाला डिस्टेंस भी 2 के बराबर है, d1 d2। दैट मीन्स z इज लाइंग ऑन दिस पॉइंट समवेयर, तभी वो डिस्टेंस बराबर हो सकता है ना। अगर z यहाँ पे लाई करेगा तभी d1 एंड d2 इक्वल टू 2 एंड s' की लेंथ 2, ये दोनों बराबर होंगे। दैट मीन्स द लोकस ऑफ z वुड बी दिस लाइन सेगमेंट बिटवीन -1 0 एंड 1 0। समझ आया? ओके, दूसरा क्या है, ये पता है किस सिनेरियोस के लिए? ये सिनेरियोस तब है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में प्लस का साइन आ जाता है, तब का सिनेरियो है। ठीक है, अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में प्लस साइन दिख रहा है ना, और साथ में एक कांस्टेंट है आगे, तो ये यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन आता है तो वो आगे पढ़ने वाले हैं, और माइनस के साथ यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं है ना, आप सीधा एक को आरएचएस में ले जा सकते हो और दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला सिनेरियो बन जाता है। अगर आरएचएस में कांस्टेंट नहीं है, 0 है, लेकिन कांस्टेंट है तो अगला सिनेरियो हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर बीच में प्लस है तो ये वाले सिनेरियोस है, एलिप्स वाले। ठीक है, दूसरा क्या है देखिए कि यहाँ पे गिवन है -1 और 1, यानी सेम चीज गिवन है। ठीक है, -1 और 1, इसके बीच का डिस्टेंस 2 हमें पता है, और ये जो डिस्टेंस है 3/2 गिवन है, यानी d1 + d2 कितना है? 3/2। 3/2 इज 1.5, यानी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से छोटा है, ये डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस का सम इससे छोटा है। इज दैट एवर पॉसिबल? ठीक है, या तो इक्वल हो सकता है या फिर d1 d2 इससे बड़ा हो सकता है इन केस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सो d1 + d2 इससे छोटा है, मतलब सेकेंड सिनेरियो में कोई लोकस बन ही नहीं सकता। ठीक है, समझ आ गया? ओके, अभी थर्ड सिनेरियो देखिए, z-4 आयोटा और z+4 आयोटा। z-4 आयोटा एंड z+4 आयोटा मतलब ये पॉइंट्स कहां पे लाई करेंगे? पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है 0 एंड 4 पे, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा 0 एंड -4 पे, राइट? इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 8। और जो z इन दोनों के सम का डिस्टेंस, यानी तो z कहीं पे भी लाई कर रहा है, ये सम d1 और ये d2, d1 और d2 के सम का डिस्टेंस कितना है? 10। ये डिस्टेंस का ही है ना मॉड के साथ, ये 10 है। ये समझ आ रहा है ना, डिस्टेंस हो रहा है दोनों का 10। और s' का डिस्टेंस कितना है? 8। That means d1 + d2 is greater than s'। इन दोनों का डिस्टेंस इस थर्ड लाइन से बड़ा है, तो ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, प्रॉपर ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, राइट? प्रॉपर ट्राइंगल फॉर्म करेगा मतलब z थोड़ा सा आगे जाएगा तो भी वो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ऐसे z ऐसे ना एक फिगर बना के ऐसे लोकस क्रिएट करेगा आपको। ठीक है, और ये जो लोकस क्रिएट करेगा ये किसका शेप लेगा? एलिप्स का। ठीक है, और ये कौन से केस में होता है? जब ये प्लस होता है बीच में। साथ ही साथ आपको माइनस का भी बता देता हूं। ठीक है, माइनस के केस में क्या करना है, मतलब z - z1 - z+1 = 2, अगर ऐसा केस है। ठीक है, देखिए एलिप्स के केस में ना इमेजिन करना आसान होता है।
ये एलिप्स बनता है प्लस के साथ तो माइनस के साथ बनता है हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला का डेफिनेशन होता है, जैसे इसका डेफिनेशन था d1 प्लस d2 शुड बी ग्रेटर देन एस एच डैश, ये डेफिनेशन है ना एलिप्स का बेसिकली। हाइपरबोला का डेफिनेशन बस माइनस के साथ हो जाता है, d1 माइनस d2 शुड बी ग्रेटर देन एस एच डैश, दैट इज हाइपरबोला। ठीक है, फॉर योर रेफरेंस हाइपरबोला ऐसा दिखता है, ऐसा और ऐसा, दिस इज वन हाइपरबोला। ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये दोनों कर्व मिला के हाइपरबोला होगा। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, इसको डिटेल्स में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बट माइनस के केस में ना आई डोंट वांट टू गेट स्टक इन द फिगर, फिगर इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। आपको प्लस दिख जाए बीच में और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू दिख जाए मतलब वो एलिप्स है, इतना पता होना चाहिए। माइनस दिख जाए और यहाँ पे कांस्टेंट दिख जाए मतलब वो हाइपरबोला। सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन का यूज कीजिए, इन इक्वेशन का यूज कीजिए बस। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन फट से दिखा देता हूं आपको। चलिए, एलिप्स का एक क्वेश्चन बचा है, वो मैं कल कराता हूं। हाइपरबोला के साथ साथ मैं समझा रहा हूं, इसलिए इक्वेशन दिखा देता हूं। ये देखिए, हाइपरबोला में कैसा क्वेश्चन है, यहां पे माइनस है। ठीक है, माइनस है तो इसका मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल सकता है, राइट? व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? दिस इज 3n - 4। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? -2 and 1। इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं, इसका डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में? 3 माइनस ऑफ -2 यानी 5 स्क्वायर, -4 -1 यानी 5 स्क्वायर, 25 25 50 यानी 5√2, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये इंडिविजुअल डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करके 1 आता है। यानी यहां पे मुझे गिवन है d1 - d2 इज इक्वल टू 1, d1 - d2 इज इक्वल टू 1, अभी जो हमने d1 d2 पढ़ा था। और ये s डैश का जो डिफरेंस है ये 5√2 है, यानी d1 - d2 इज, नहीं यहाँ पे ग्रेटर हो जा रहा है ना, यहाँ पे देखिए 5√2 1 से बड़ा है, सो d1 d2 इज ग्रेटर देन s डैश, ऐसा आ रहा है। बट क्वेश्चन ये क्या, ये एलिप्स का डेफिनेशन है? नहीं, एलिप्स का डेफिनेशन होता है कि जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, यही पढ़ा था क्या? हाँ, यही पढ़ा था, दैट्स अ करेक्ट डेफिनेशन। हमने एलिप्स का डेफिनेशन यही पढ़ा था, d1 - d2 इज ग्रेटर देन s डैश, तो वही डेफिनेशन, यानी दैट्स एन एलिप्स, नॉट एलिप्स, हाइपरबोला। 5√2 है ना, d1 - d2 गिवन है। ओ यस, लेस देन एस डैश हुआ तो ये हाइपरबोला होगा? नहीं होगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन ये ग्रेटर देन होना चाहिए, देन इट्स एन हाइपरबोला। ठीक है, और दूसरा वाला ये देखिए, ये 1 है और एक -1 है, तो 1 कहाँ पे लाई करेगा? 1 0 है, दूसरा है -1 0, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2। इनके बीच का डिस्टेंस 2 हो गया, और d1 - d2 का डिस्टेंस है 4, सो d1 - d2 इज ग्रेटर देन s डैश, ये हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ हाइपरबोला लोकस। इसका जो लोकस बनेगा हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, इसको बस एकदम आप ऐसे ही रॉ तरीके से याद रखिए, इसका ज्यादा डायग्राम इमेजिन मत कीजिए। ठीक है, d1 d2 4 है, बीच में माइनस है, तो या तो हाइपरबोला होगा, इक्वल है। अब बाय द वे इसमें इक्वल का भी सिनेरियो आता है, इक्वल है तो लाइन सेगमेंट होगा फिर से। ठीक है, बट इसका लाइन सेगमेंट क्या होता है ना, हमने जो प्रीवियस केस में पढ़ा था कि एस डैश अगर बीच में आ जाता है तो लाइन सेगमेंट बनता है, इस केस में ना बाहर आएगा, बट सेम लाइन पे ही आएगा, P जो है सेम लाइन पे ही आएगा लेकिन बाहर की तरफ आएगा। तो क्या होता है ना, ये PS डैश माइनस PS आपका ये डिस्टेंस हो जाता है SS डैश। तो जब इक्वल हो जाता है तो लाइन सेगमेंट फिर से बनेगा, बड़ा है तो हाइपरबोला, छोटा है तो नो लोकस। ठीक है, कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो क्विकली फिर से इससे वॉक थ्रू करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। गॉट इट? समझ आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री क्या करना है? ओके, तो सी यू टुमारो देन।
यू हैव फिजिक्स एग्जाम टुमारो, ओके, बेस्ट विशेस फॉर दैट। एंड कल आई थिंक आप सब फ्री माइंड हो जाएंगे एक्सेप्ट 2 गाइस, ठीक है। कौन सा है आईपी, मतलब क्या कंप्यूटर्स ना, तो उसमें इतना क्या टेंशन है। हाँ ठीक है, कब है वो एग्जाम? थर्सडे को, बट कल आप लोग आ रहे हैं राइट?